हो गया। हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं करता हूं वेलकम। और आज का जो सेशन है वो है लेक्चर नंबर कौन सा, लेक्चर नंबर 13 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। यस, तो बताइए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया हो, एकदम मस्त, सब जोरदार। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए, सब मस्त मौज में, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा माहौल। हाँ, बचपन से ही मस्त हो, वाह वाह बेटे वाह। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। तो यार हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, बताइए जरा। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, है ना, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहां तक पढ़ा था, वो आप लोग बताओ, देखें फटाफट। जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना था मेरे हिसाब से, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, है ना। और उसमें आपको क्वेश्चन मैंने करवाए थे कुछ, किससे रिलेटेड, सिनर्जिक बॉन्डिंग से रिलेटेड, है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, और मैंने सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो जी सॉल्ट होता है उसके बारे में आपको छोटी मोटी कहानी बताई थी, है ना। ये बताई थी, ट्रांस इफेक्ट तक मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था। बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, सबसे पहले मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज देने जा रहा हूं क्वेश्चन होमवर्क में, है ना। और इनका आंसर भी इधर लिखा हुआ है, ज्यादा आंसर विश्वास मत करना, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करना, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आप लोगों को जो सीएफटी से रिलेटेड है। इन क्वेश्चंस को करके आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने जो पढ़ा है उसको एप्लीकेशन कैसे काम में लेनी है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं आते ही आपको सबसे पहले आज होमवर्क ही दे रहा हूं, है ना। ये एक और क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है, पिछला वाला 2022 में था, है ना। हाँ, फिर उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक बार इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक से क्वेश्चंस हैं, मतलब जो जनरली पूछे जाते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या पता और भी कभी पूछ ले, है ना। तो आप एक बार इनको देखिएगा अच्छे से, ठीक है, डन। हाँ, अरे आंसर दिया, अब हद है, मतलब कभी तुम आंसर देता हूं तो कहते हो सर आंसर नहीं देते हो, आंसर दे देता हूं तो कहते हो कि सर हाइड कर दो। अब जान ले लो मेरी, क्या करोगे सुबह सुबह ही, है। कोई बात नहीं, तुम आंसर से तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना आंसर निकालना, और अगर वो मैच कर जाए तो बढ़िया बात है, ना करे तो फिर सॉल्यूशन देख लेना, है ना। ऑल राइट, आइए। तो हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, है ना। और सिनर्जिक बॉन्डिंग में हमने बहुत सारी चीजें बात करी थी कि भाई सिनर्जिक बॉन्डिंग जब भी होती है, मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है ना। फिर हमने ये कहा था कि भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये जो सीओ है, इसकी मेटल के साथ जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, वो कैसे चेक की जाती है, वो चेक की जाती है किससे, वो चेक की जाती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से। हमने कहा था बॉन्ड जितना मजबूत होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये हम लोग भी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। फिर हमने थोड़ा सा जी सॉल्ट के बारे में बात करी थी, है ना, याद है। हमने थोड़ा सा जी सॉल्ट के बारे में बात करी थी, मैंने आपको उसकी स्ट्रक्चर भी बताई थी, के PtCl3, यस, के PtCl3 eta2C4 C2H4, है ना। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। पीटी जो होता है वो +2 होता है। जो छोटी छोटी चीजें थी मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताई थी, एक बार फटाफट बता देता हूं। ये है Cl, और यहां पर ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये पीटी पर +2 है, ऑल राइट। ये वाला सॉल्ट था, मैंने आपसे कहा था, मान लेते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ x है, इसकी y है और इसकी z है। तो मैंने कहा था x और y जो है वो तो इक्वल है, लेकिन z जो है वो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, है ना। वो क्या होगी, बिकॉज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। यस, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। हाँ, हमने ये भी कहा था कि भैया ये जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देता है और साथ साथ यहां पर इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल खाली है, तो ये मेटल से वापस अपने एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट भी कर लेता है ना। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला जो प्लेन है वो इस मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये चीज भी हम लोग लास्ट क्लास में बात कर ही चुके थे। ठंडा यार, थोड़ा गर्म दो, ठीक है, डन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, है ना। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की मैं पूछता हूं तुमसे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किस किस के बीच पूछूं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अगर मैं आपसे पूछूं, लेट से ऐसा दे रखा है, हां ऐसा दे रखा है, सी डबल बॉन्ड सी तो दे रखा है लेकिन इसके साथ सीएन लगा है, सीएन लगा है, सीएन लगा है और सीएन लगा है। फिर उसके बाद एक और दे रखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है और फ्लोरीन लगा है, और एक और ये अपना नॉर्मल वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये वाला। बताइए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी मैक्सिमम होगी? हाँ जल्दी बताओ। अरे वो तो बता दिया था, मैं एक और ऑर्डर दे रहा हूं, वो PF3 वाला तो लास्ट क्लास में ही हो गया था खत्म, है ना। हाँ वो तो लास्ट क्लास में खत्म हो गया था, ये बताओ तुम तो। बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, याद है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी PF3 इसकी ज्यादा हुआ करती थी किससे? बोलो ना, CO से, है ना। और फिर उसके बाद PBr3 और फिर PF3 PCl3 और फिर PH3, ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था। तो ये ज्यादा क्यों हुआ करती थी सोच के देखो, ये इसलिए ज्यादा होती थी सर क्योंकि सर ये जो फास्फोरस है इससे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं सर, फ्लोरीन बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये जो फास्फोरस है इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई है और इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई है। तो मुन्ना वही चीज, सेम चीज यहां पर भी तो लगेगी। यहां देखो ये कार्बन भाई CN लगा हुआ है, CN लगा हुआ है, CN लगा हुआ है, CN लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से। तो ये जो कार्बन होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम होगी और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो जितना जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होगा, जितना जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस केस में आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ये हो जाएगी, है ना। ध्यान रखना, BAC नहीं होगी भाई, ABC होगी, है ना। CN माइनस आई इफेक्ट देखना है यहाँ, हाँ सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हो तुम लोग, ठीक है। डन 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 डन, ये चीज समझ में आई। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक ओलंपियाड का क्वेश्चन देता हूं। अरे सर मतलब हम इतने लायक हो गए हैं क्या आज कि हम ओलंपियाड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं? हाँ जी, मेरे साथ रह के नालायक भी लायक हो जाते हैं जैसे आप हो गए हो, है ना। हाँ आओ 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 आओ, एक क्वेश्चन है आपके सामने, कहा गया है, अब उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, उस क्वेश्चन की फीलिंग को समझना है ना। इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऐसा कह दिया आपसे, इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और सॉल्ट कौन सा दे रखा है? के, यही वाला PtCl3 eta2 C2R4, है ना, ऐसे दे दिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कहता है ये वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, यस ये वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कहता है इसमें जो R है ना, इसमें जो R है, R कैन बी हाइड्रोजन हो सकता है, यस R जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है, R जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, एंड R CN हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, यस। तो आपको बचाना है इन विच केस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट, है ना। कौन से केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा? अगर आपका R की जगह H लिख दूं तो बन जाएगा C2H4, अगर मैं R की जगह F लिख दूं तो C2F4, और अगर R की जगह CN लिख दूं तो C2CN4, है ना। बताइए देखें, और लास्ट वाला ये भी लिख लो, चलो C2CH34 ये भी लिख लो। बताओ किस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी?
कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। बताइए किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे लॉन्गेस्ट होगा, जल्दी बता दो। किस केस में कार्बन कार्बन बॉक्स बॉन्ड जो है वो लॉन्गेस्ट होगा? यस बताइए, क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? देखो जी, सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है ना, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना? देखो हमने बात करी, देखो सर ऐसा है, मान लेते हैं ये C2H4 एक बार के लिए मान लेते हैं, है ना। तो सर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वापस, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल जो है वो खाली है ना। मैं ऐसे मान लेता हूं इसके पास जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो क्या है दादा, खाली है, और पाई स्टार ऑर्बिटल खाली है तो ये अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये जितना इलेक्ट्रॉन अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही डिक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये चीज उसी बच्चे को समझ में आ सकती है जो लास्ट क्लास में रिवाइज करके आया है ना। ये चीज उसी बच्चे को समझ में आ सकती है जो लास्ट क्लास में रिवाइज करके आया। मैंने क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर दे दिया है, हाँ पोल दे दिया है आपकी स्क्रीन पर, तो फटाफट से बता दो, देखें फटाफट से बता दो, अभी पता लगेगा, जल्दी बोल दो। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पोल आपकी स्क्रीन पर है, फटाखट बस आपको जवाब देने की देर है ना। बता दो भाई, क्या लगता है कौन से ऑप्शन पे टिक मार दें? बताइए। हाँ हाँ पोल आ गया भाई, तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया यार, पोल तुम्हारे सामने है, बताओ। लो पोल होने भी जा रहा खत्म। चलिए बहुत बढ़िया, रिजल्ट देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं 72%। अरुणवा, रूपिका, दिव्यानंद, विष्णुकांत और सुधा चौहान, वेरी गुड, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अरे देखो ना, जो सबसे वापस इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा उसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे ना, और पाई स्टार में जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स होंगे, लास्ट क्लास में पढ़ा तो था हमने, ऐसे ही तो क्वेश्चन किए थे, है ना, ऐसे तो क्वेश्चन किए थे। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? जहां पर सीएन लगा होगा, सीएन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पाई स्टार में ज्यादा ऑर्बिटल आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, खत्म। अरे बोलो, है ना। और अगर मान लो इसमें क्वेश्चन आपसे यही पूछता कि किसमें कार्बन मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी, है ना, मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी किसमें मैक्सिमम होगी, मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी किसमें मैक्सिमम होगी, तब भी आप यही बोलते C2 CN4, है ना। इसी में मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, सबसे अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग यही करेगा, है ना। और अगर सबसे अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग यही करेगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। समझ गए ना आप मेरी बात को? यस। हाँ, तो इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ पूछी थी। देखो बॉन्ड लेंथ पूछी है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें है, तो इस वाले केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी कार्बन कार्बन की, है ना। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके बारे में पूछा था इसने, ठीक है, डन। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। देखो ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, है ना, ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। फेरोसिन का नाम सुना आप लोगों ने? फेरोसिन, अरे बोलो ना, फेरोसिन का नाम सुना है ना। सैंडविच कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा? फेरोसिन क्या होता है? सैंडविच कॉम्प्लेक्स होता है। तो सर फेरोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना दिखने में, हम सब लोग जानते हैं फेरोसिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है दिखने में, ऐसा ही होता है मेरे हिसाब से। ये होता है Fe2+ और ऐसी दो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल रिंग्स प्रेजेंट होती है ना, ये होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए ऑर्डर क्या होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। एक तो दे रखा है फेरोसिन, है ना, और दूसरा दे रखा है फ्री C5H5-, है ना, फ्री ये वाला, मतलब ये बॉन्डिंग में नहीं है किसी के साथ, ऐसे मान लो ये किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है, अकेला है। और आपको बताना है किस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मतलब इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। चलाओ बताओ जी। हाँ, और वैसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक में और दे देता हूं इधर, है ना। आपने ये भी सुना होगा CR, है ना, CR 𝜂6 C6H6 ट्वाइस, और इसका स्ट्रक्चर भी सारी दुनिया ही जानती है वैसे तो, है ना। ये है बेंजीन, ये हो गया CR, यस ये है, ठीक है। और इसमें भी सेम क्वेश्चन यही पूछा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। CR
C6H6 whole twice एंड फ्री बेंजीन, जितने लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, वो इसको ऐसे ढंग से निपटाएंगे ना, पता भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। बताओ, हो जाएगा? बस खत्म। हाँ देखो सर, यहां हो क्या रहा, वापस वही हो रहा है, वापस यही हो रहा है कि ये जो आपका रिंग है साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये सर अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है Fe2+ को, और Fe2+ के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, और फील्ड ऑर्बिटल से वापस इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में। यस, तो जब जब ये अपने वापस पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे सर, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, हाँ ना बोलो? और सर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो सर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। तो इस वाले केस में सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड की कम हो जाएगी, इस ये अकेला है, यहां कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं है, तो सर इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना? तो फेरोसिन के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। समझ गए आप? और बिल्कुल सेम रीजन यहां पर लगता है, मतलब सीधी सी बात है, जब जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तब तब जो दे रहा है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, है ना? तो देखो जो लिगेंड है उस केस में बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, यहां पर भी सेम यही चीज है। जब फ्री बेंजीन है तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, जब क्रोमियम के साथ है तो ले रहा है दे रहा है ना, क्रोमियम को दे भी रहा है वापस ले भी रहा है अपने एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में, वापस ले रहा है एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, है ना? कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ये लो बस खत्म। बोलो, तो बता दो जरा, थम्स अप करना भाई कि सर समझ में आ गया, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीख लिया, ये बता दो जरा, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। बताइए एक बार सब लोगों से मैं थम्स अप चाहता हूं कि सर समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग का। सिनर्जिक बॉन्डिंग पे अब जैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी अच्छा क्वेश्चन आए, कितना भी जोरदार क्वेश्चन आए, हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बताइए, ठीक है? पक्का? डन 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 कह रहा नीट लेवल कह रहा नीट लेवल, नीट लेवल वालों को ये बता दिया ना, हाँ तो भाई उनकी नींद आराम हो जाएगी कई दिनों तक तुम बता मत दियो किसी को। हाँ फिर है ना, नीट वालों को बता मत देना ये सब कुछ। आइए आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, है ना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना, क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? देखो मैं आपको बता देता हूं हल्का सा इसके बारे में, कि जो हमारे काम की डेफिनेशन है ना, बहुत सारी डेफिनेशंस मैं आपको इसकी बताने वाला हूं, है ना? जो हमारे काम की डेफिनेशन है, जो ज्यादा हमारे काम में आती है, वो ये है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड, है ना? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या प्रेजेंट हो? एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या हुआ, डाउट स्लाइड नहीं है क्या? डाउट स्लाइड नहीं है क्या? बात कर रहे हो? फिर लफड़ा डाउट स्लाइड का है? चलो मैं देखता हूं वापस, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन नोट 3, कैटेगरी जेई, बैच प्रयास 2.0, सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शेड्यूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 13, यस, पोल्स, कंटिन्यू। हाँ अब आ जानी चाहिए भाई मेरे हिसाब से, तो सारे काम मैं ही करने लग गया हूं अब, है ना? हाँ चलो, नहीं है तो अब आ जाएगी, ठीक है? अब नहीं है तो आ जाएगी, और अब नहीं आई तो वापस नहीं आएगी, फिर पहले बोल देता हूं मैं, है ना? है ना? हाँ हाँ, आ जाओ। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपकी स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूं, देखना, आप मुझे बताना कि क्या वो एक्चुअली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं क्या? CS3 MgBr, CS3 LiX,
CH3NaX, CH3 4SN, CH3, ये सारा सब कुछ बताना है, ये है कि नहीं है। Al2CH3 6, बताइए इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्पाउंड्स हैं, है ना, कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्पाउंड्स हैं, बताओ ईमानदारी से। देखो यहां पर सीधा दिख ही रहा है सर, इसको दुनिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानती है ना। और या आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ना। दिस कार्बन मेटल बॉन्ड इज कोवेलेंट बट इट इज हाईली पोलर, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा। और ये जो कार्बन है इसको गलत फहमी है कि इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है ना, इसको गलत फहमी है, एक्चुअली है नहीं कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, लेकिन फिर भी इसको गलत फहमी है। क्यों गलत फहमी, इसलिए है बिकॉज ये जो कार्बन होता है इसका बिहेवियर बिल्कुल इसके सिमिलर होता है ना, बहुत जबरदस्त बेस होता है, अगर हल्का सा भी कहीं पे एसिड दिख गया तो टूट पड़ता है उसके ऊपर और वहां से H+ निकाल लेता है ना। हाँ तो सर ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। यहां पर ये रहा कार्बन, ये रही मेटल, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सर ये रहा कार्बन, ये रहा मेटल, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यस, क्या ये वाला है क्या, देख लेते हैं। सर ये है SN, ये तो मेटल होती है ना टिन तो, और इससे सर 4 CH3 जुड़े हुए हैं। अरे सर ये भी मुझे तो लग रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। यस, क्या ये वाला है क्या, हाँ ये वाला भी है सर, बिल्कुल है। ऐसी क्या बात कर रहे हो आप लोग, हाँ ये भी है सर, बिल्कुल है। देखो ये तुमने कहां पढ़ा था, हाँ मुन्ना बताइयो, ये तूने कहां पढ़ा था, ये कहां पढ़ा था भैया, अरे कहां पढ़ा था ये, यस ये कहां पढ़ा था सर, ये जो है ना ये हमने पढ़ा था किधर किधर किधर, ये हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ी थी, है ना, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में, है ना। तो सर ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो। यस सर, ऐसे तो मैं और भी एग्जांपल लिख सकता हूं भाई, लिख दे यार, एग्जांपल लिखने में क्या दिक्कत है। गिलमैन रिएजेंट का तुमने नाम सुना होगा, R2CuLi, है ना, ये भी आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये जो है ना Cr C6H6 होल ट्वाइस, क्या ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, क्या Fe eta 5 C5H5 होल ट्वाइस, क्या ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, क्या KPtCl3eta 2C2H4, क्या ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, चेक करना जरा। हाँ क्या ये सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, बेटा बनाना बॉन्ड नहीं होता, शक्ल बनाना जैसी नहीं होती, आप 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहोगे उसको, है ना। हाँ देखो देखो बताओ है क्या ये सारे के सारे, ये भी है सर। यहां मेटल और कार्बन के बीच बॉन्डिंग यहां पर भी है, मेटल कार्बन यहां पर भी है, मेटल कार्बन यहां पर भी है, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। और ये ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हो ना, जिनको इनको क्या बोला था, पाई कॉम्प्लेक्सेस, है ना, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, है ना, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है ना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसा है जो पाई कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, जो पाई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो पाई कॉम्प्लेक्स ये वाले हैं जिनमें पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लगा हुआ है ना, पाई कॉम्प्लेक्सेस, समझ में आएगी, बाकी तो सिंपल है चीजें। यस हाँ, कोरियाओसिंथेसिस में काम में आता है बेटा R2CuLi, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं, अब देखो ये वो डेफिनेशन है जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आती है ना, ये वो डेफिनेशन है। एक बंदा कह रहा है सर मैं आज नहा कर आया हूं, बेटा फिर भी तेरी शक्ल तो वैसी रहेगी मुझे लग रहा है नहाने वाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ नींद उड़ जाएगी, एक शक्ल थोड़ी ना ठीक हो जाती है, नहीं क्या। हाँ तो अब देखो इस पे जो बाकी, और ये वो डेफिनेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो सबसे ज्यादा काम में आती है। बहुत सारे लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या प्रेजेंट हो, है ना, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, तो जो मेटल है वो किसके साथ बॉन्ड बनाए, जो मेटल है वो या तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाए, या फिर बोरोन के साथ बॉन्ड बनाए, है ना। बहुत सारी जगह आपको ये डेफिनेशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कह सकते हो। यस हाँ हाँ कह रहा है सर एक पता है क्या कह रहा है, सर भले ही शक्ल अच्छी ना हो दिल साफ होनी चाहिए। बेटा शक्ल ही देखते हैं लोग सबसे पहले, है ना, दिल तो बाद में दिखता है ना, तो पहले थोड़ी शक्ल भी ठीक होनी चाहिए। नहीं मतलब ठीक है, शक्ल तो जो ऊपर वाले ने दे दी भगवान ने, ये तो सब ठीक है भाई, मतलब
हंसी मजाक की बात है, लेकिन हाँ मतलब इंसान का दिल साफ होना जरूरी है ना। ये जो शक्ल है ये तो थोड़े दिनों की है ना, एक टाइम के बाद ये सिर्फ इंसान को घमंड ही रहता है, अहंकार ही रहता है ना। हाँ मतलब ये तो लास्ट में जाके सबकी खराब होनी है ना। भाई कोई कितनी कितना भी बड़ा हैंडसम इंसान हो, विश्व सुंदरी रही हो, जब उसकी उम्र ढलेगी तो वो मतलब ये तो चमड़ी तो है और क्या है ना। लेकिन इंसान का दिल साफ होना जरूरी है। हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंसान ना आजकल शक्ल के पीछे ज्यादा भाग रहा है ना, एक सर्टेन उम्र तक। और मैं तो देखता हूँ कि लोगों की उम्र हो गई 50-50, 55-55, 60-60 साल के, फिर भी वो लगाए जा, मैं देखता हूँ क्यों भाई, क्यों, मतलब है। हाँ आओ 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 आओ, आ जाओ ये पढ़ते हैं। यार कवर अप कर रहे हैं, मुझे कवर अप करने की क्या जरूरत है। आओ जाओ, आ जाओ आ जाओ। और और मैं तो कहता हूं सुनो, थोड़ा ज्यादा मत कहो मेरे से, आ जाओ पढ़ लो भाई। आज मुझे आइसोमेरिज्म भी करवानी है, तुम एक तो बातों में लगा देते हो, मतलब हद है। हाँ आओ इधर। कुछ जगह ऐसे भी लिखा होता है, कुछ जगह ऐसे भी लिखा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि ऐसे कंपाउंड्स है ना। और अगर ब्रॉड डेफिनेशन आपको लिखनी हो, है ना, ऐसी ब्रॉड डेफिनेशन ऐसे लिखनी हो, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल का, कार्बन का, है ना, कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड, नॉन मेटल या मेटलॉइड, है ना। इस तीनों के साथ हो सकता है, इन तीनों के साथ हो सकता है, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, है ना, नोबल गैस के साथ नहीं होना चाहिए, है ना, हेलोजेंस के साथ नहीं होना चाहिए, है ना, और चाल्कोजेंस के साथ नहीं होना चाहिए, है ना, इनके साथ नहीं होना, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के साथ नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ के बाकी किसी के साथ होना तो उनको भी आप लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में डाल सकते हो, है ना, उनको भी आप लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये वाली है ना। यही इसी डेफिनेशन से हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस वाले डेफिनेशन से सॉल्व हो ही जाते हैं, ठीक है ना। उस इस डेफिनेशन से सॉल्व हो ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और छोटी सी मैं आपको और बता देता हूँ, है ना, इसमें एक छोटी सी चीज मैं और बता देता हूँ, उसको आप लिख सकते हो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इतना ही है ना, सब कुछ पढ़ ही चुके हैं इनके बारे में, कि जो मेटल साइनाइड्स होते हैं, मेटल साइनाइड्स, है ना, जैसे एजीसीएन हो गया, ये एक मेटल साइनाइड है, इज नॉट कंसिडर्ड, मेटल साइनाइड्स आर नॉट कंसिडर्ड, है ना, इनको आर नॉट कंसिडर्ड एज, मेटल साइनाइड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना, इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कंसिडर नहीं किया जाता, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बट बट साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस, है ना, अगर आपका सीएन कॉम्प्लेक्स में है, साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना, आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, नहीं पूछा है कभी, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये ऐसा होता है एजी, जैसे ये वाला आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिखा है, एजी सी एन ट्वाइस माइनस, है ना, तो इसको आप लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड करो कहोगे, लेकिन अगर सिर्फ मेटल साइनाइड लिखा है, एजीसीएन वगैरह हो गया, है ना, तो उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, ठीक है। हाँ बस इसको ध्यान रखो, बाकी ठीक है, बाकी तो है ना। और इस वाले केस में देखो एग्जाम्पल ये भी तो लिख सकते थे आप लोग, ये NiCO4 ये भी लिख सकते थे, है ना, FeCO5 ये भी लिख सकते थे भाई, ये भी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अरे बोलो ना, Mn2CO10, है ना, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना। तो ऐसे जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं वो भी सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिलेटेड चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी। इतनी इंफॉर्मेशन याद रख लो, तुम्हारे लिए तो उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। देखो 2019 में क्वेश्चन आया, है ना, 2019 में एक क्वेश्चन आया, बताओ देखें क्या था ये क्वेश्चन और क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर।
बताइए। फटाफट फटाफट। यस, दिख ही रहा है ना, सीधा सीधा सर, ये तो चीख चीख के कह रहा है कि सर हमने Mn2CO10 की स्ट्रक्चर बनाई थी और उसमें Mn का कार्बन के साथ बॉन्ड होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, और मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, खत्म। आसान सा क्वेश्चन है ना। तो इस तरह क्वेश्चन 19 में पूछा गया था, है ना। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं अभी तक कि वापस कब आए क्वेश्चन और कब हमें 4 नंबर मिले इस तरह के, है ना। चलिए फिर, बधाई हो, आपने ये चैप्टर लगभग खत्म कर लिया है। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इस चैप्टर का सबसे लास्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, है ना। और मैंने सुना है कि तुमने आइसोमेरिज्म इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ रखा है, इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ रखा है, मतलब मैं ना भी पढ़ाऊं ना तो तुम फिर भी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन करके आ जाओ, मतलब ऐसा सुना है मैंने। लेकिन फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, है ना, तुम चिंता मत करो। यस, हाँ, आ जाइए, चलते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होती है और आइसोमर्स क्या होते हैं। मेरे हिसाब से इस पे तो डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, बट क्या डिफरेंट होती है, उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती है, उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है 3D में, और जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है ना। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो आइसोमर्स होते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म कह देते हैं, ठीक है ना। इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म कह देते हैं। यस, हाँ। अब ये जो आइसोमेरिज्म है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें आइसोमेरिज्म 2 तरह की पढ़नी है इसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये 2 आइसोमेरिज्म हमें पढ़नी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये 2 आइसोमेरिज्म है जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होगा उसके फिर से अलग से पार्ट होंगे, एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस, और दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ये हमें पढ़ना रहेगा, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। यस, ये अफवाह किसने फैलाई। हाँ, मतलब ऐसे ही मैंने सोचा यार, तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है मतलब, तो तुम्हें तो आता ही है। मतलब जो तुमने ऑर्गेनिक पढ़ा है ना, देखो मैं बताऊं, एक्चुअली तुम्हारा ऑर्गेनिक वाला काम आएगा बहुत। तुम्हें लग रहा है कि काम नहीं आ रहा, है ना, तुम्हें लग रहा है कि काम नहीं आ रहा। यहां पर है ना ज्योमेट्रिकल, और जब मैं आपको ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा ना, तो ऑर्गेनिक में जो आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी है ना, वही काम में आने वाले है ना, वही पर काम में आने वाली है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भले ही थोड़ा डिफरेंट है, मतलब यहां का और वहां का, लेकिन ये जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है ना, आप देखना वहां के कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएंगे। कायरल कार्बन, कायरल कंपाउंड कौन सा है जिसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, है ना। इनिशोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, है ना, डाइस्टीरियोमर्स, मतलब वो चाहे तो इस तरह से आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो, बनाना चाहो तो कितना ही बना लो भले, है ना। आइए, हाँ, आओ जी। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं। आप लोग हेडिंग लिखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सर क्या होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे आइसोमर्स होते हैं, ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्ट्रक्चर होने का मतलब ये होता है कि जो लिगेंड की कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, तब आपको अच्छे से पता लगेगा, है ना। उनको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है ना। लिखा है, क्या लिखा है, सेम केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब समझते हो क्या, लिगेंड का जो कनेक्टिविटी है मेटल के साथ वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। एक बार कोई लिगेंड कनेक्ट हो रहा है, दूसरी बार कोई हो रहा है, उसकी वजह से जो आपकी स्ट्रक्चर होगी उसमें डिफरेंस आएगा। अभी आपको पता लगेगा कैसे, है ना, कभी कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, उससे सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से आप लोग बस देखते जाना, हर चीज आपको समझ में आएगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल लिखें सबसे पहले। यस, हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने, डेफिनेशन लिख ली। चलें आगे चलें। सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली जो आइसोमेरिज्म है उसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप चल रहे हैं भैया, कौन सी के टाइप चल रहे हैं, है ना। ये जो भी टाइप रहेगा, जैसे आयनाइजेशन हो गया, है ना,
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग लिगेंड आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बहुत सारी टाइप आएगी, है ना। ये सारी जो टाइप है किसकी है, ये टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये बात करने से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा और फिर उसी के बाद बात करेंगे, है ना। एग्जांपल देने के बाद बात की जाएगी। आइए, सबसे पहले एक मैंने कंपाउंड लिखा आपकी स्क्रीन पर, कंपाउंड लिखा आपकी स्क्रीन पर CrNH3 5SO4 Br, है ना। ये ऐसा करके आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है। डन। ये ऐसा करके आपने कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है साहब। अब हुआ कुछ ऐसा, ये केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला। इस केमिकल फॉर्मूले के मैं दो कंपाउंड बना सकता हूं क्या, एक बार मुझे बताना आप। CrNH3 BrSO4, एक तो कंपाउंड ये बन सकता है, बताइए। और जो दूसरा कंपाउंड है, क्या इस केमिकल फॉर्मूले का ये भी बन सकता है क्या, CrNH3 5SO4 Br, क्या ये भी कंपाउंड बन सकता है इसी फॉर्मूले का। भाई ये दो अलग अलग कंपाउंड है जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। यस, दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, दैट मींस दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये तो मैं कह सकता हूं। अब बात आती है कौन से आइसोमर्स हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, अगर मैं इसको आयनाइज करूं, सोच के देखना, अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो कौन से आयंस मिलेंगे आपको। इसको आयनाइज करने से Br2+SO4 2-, ये वाले आयंस मिलेंगे। और अगर मैं इसको आयनाइज करूं, मुन्ना, तो देख कौन से आयंस मिलेंगे, प्लस Br-, ये वाले आयंस मिलेंगे। बता, ये मिलेंगे ना। मतलब इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर आपने इनको पानी में डाला तो अगर आयंस डिफरेंट मिल रहे हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्या बोला जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमर्स। सर कैसे पता लगा कि ये डिफरेंट आइसोमर्स बने हैं। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन, है ना, आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, BaCl2 के साथ। तो BaCl2 Ba2+ जो होगा वो SO4 2- के साथ रिएक्ट करके BaSO4 का व्हाइट पीपीटी देता है। क्या देता है, BaSO4 का व्हाइट पीपीटी देता है। यस, और वैसे ही जब मैंने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई, तो ये जो Ag+ होगा वो इस Br के माइनस के साथ रिएक्ट करके AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन ये जो सब्सटेंस है, इसको जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो कोई आपको पीपीटी नहीं मिला, और जब इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो कोई पीपीटी नहीं मिला, तो आपको कोई पीपीटी नहीं मिला। बात समझ में आई क्या, बोलिए, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है। इसमें किसी को कोई किसी तरह की परेशानी है, बहुत ही आसान सी चीज है ना, बहुत ही सिंपल चीज है ये तो। अरे बताओ ना। तो ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, हम लोग उनको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स। लेकिन ध्यान देना, यहां पर बहुत सारी कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, पहली चीज तो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करने चाहिए। दूसरी चीज, जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। चाहे आप कोई सी भी आइसोमेरिज्म देख रहे हो, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहना चाहिए। तो ये जो दोनों कंपाउंड मैंने अलग अलग बनाए हैं, आप चेक करो, दोनों कंपाउंड्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है +3 और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है 6। यस, अबे NH3 को बाहर नहीं लिखना है मुन्ना, NH3 को बाहर लिखने से NH3 आयन थोड़ी ना है, आयन डिफरेंट आयन कैसे आएंगे, हैं, डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करना है, NH3 अगर आपने बाहर लिख दिया तो कंपाउंड स्टेबल कैसे होगा, आयनिक कंपाउंड ही नहीं रहेगा, पोलर ही नहीं रहेगा। यस, समझ में आई बात। हाँ, तो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस होने जरूरी है। डन। आइए इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखिए। देखो इसमें पहला पॉइंट तो ये लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल शुड रिमेन सेम। यस, ये जो है ये सेम रहनी जरूरी है। यस, ये सेम रहनी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। डन।
अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, जो कंप्लीट डेफिनेशन है। भाई ये तो मार्केट में चलती है, ये डेफिनेशन तो मार्केट में चलती है कि डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन इसमें अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में घुस के बताऊं ना डेफिनेशन, तब तुम बोलोगे वाह यार ये जबरदस्त चीज है। देखो क्या लिखता है, कि ये लिखता है दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोज आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहली चीज तो इस पे गौर कीजिएगा, दोज आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक होगा तभी डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा, पहली चीज तो यस। इन विच अ सिंपल एनायन, यस, इन विच अ सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब ये जो एनायन है जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, ये एनायन कैसा होना चाहिए, सिंपल एनायन होना चाहिए। यस, ये सिंपल एनायन है सर, ये वाला भी सिंपल एनायन है, ठीक है सर। ए सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनायनिक लिगेंड, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनायनिक लिगेंड। देखो यहां पर जो एनायनिक कंपोनेंट बाहर था, एक सिंपल एनायन जो बाहर था, वो अंदर वाले एनायनिक लिगेंड, अंदर एनायनिक लिगेंड कौन सा है, Br माइनस, इसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है। देखो ये रिप्लेस किया जा सकता है तभी तो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा। दादा हाना बोलना पड़ेगा, ये रिप्लेस किया जा सकता है तभी तो डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो लिखता है कि a simple anion outside the coordination sphere can be replaced by anionic ligand, can be replaced by anionic ligand, and the complex will give different ions, and the complex will give different ions. This is the actual definition of ionization isomerism. समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है क्या इस डेफिनेशन में? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इस डेफिनेशन में कोई परेशानी है किसी को? है, नोट कर लो, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे, है ना। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो तो डन लिखना बेटा, फिर आगे चलेंगे। फटाफट बताओ, नोट कर लिया क्या? फटाफट, जल्दी 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 बताओ। हो गया डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आओ अब देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आती है ना, उनको लगता है कि ये तो बहुत आसान है। जब मैं आपके क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब मुझे बताना आती है कि नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, ये क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई देखो सिंपल आयन आयन देगा, डिफरेंट आयन देगा, ठीक है, वो अलग कहानी है, वो तो बहुत सिंपल है, उसकी बात नहीं हो रही। एक अच्छी डेफिनेशन क्या है जिसपे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एडवांस में या फिर मेंस में, अगर वो बनाना चाहे तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो डज नॉट एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेंगे। इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो डज नॉट एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, विच डज नॉट एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बताइए कौन कौन से ऐसे हैं जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेंगे, बताओ। हाँ सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से सोचो, आराम से सोचो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी गलतफहमी है वो यहां दूर होने वाली है ना, आपकी जो गलतफहमी है वो दूर होने वाली है यहां बहुत सारे लोगों की, है ना, बहुत सारे लोगों की, मुझे पता है। सबसे पहला बताओ, ये कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? सर डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिल्कुल है। कैन बी एक्सचेंज्ड विद द एनायनिक लिगेंड, ये रहा एनायनिक लिगेंड, बिल्कुल है सर। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जा सकते हैं? बिल्कुल कर दो एक्सचेंज। एंड द कॉम्प्लेक्स विल प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस, क्या अगर मैं इस Br को यहां ले जाऊं, इस Br को यहां ले जाऊं, तो क्या डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं तुम बता दो, क्या डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं करेगा सर, सेम ही तो आयन प्रोड्यूस करेगा। इस Br को अंदर डालो या Br को बाहर ले जाओ, तो क्या डिफरेंट आयंस आएंगे? क्या डिफरेंट आयन आ ही नहीं सकते। अ सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनायनिक लिगेंड्स एंड द कॉम्प्लेक्स शुड एग्जिबिट टू डिफरेंट आयंस। तो सर यहां सेम आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वजह से ये कभी भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता, है ना, ध्यान रखना है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से NH3 को बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं NH3 बाहर निकल गया, डिफरेंट आयन आ गए, कान पे पड़ेगी, जोर से सीटी बजेगी, 3 दिन कान में तेरे। NH3 बाहर आएगा तो आयनिक लिगेंड थोड़ी ना, ये एनायनिक लिगेंड थोड़ी ना NH3, तो न्यूट्रल लिगेंड, इसको बाहर लेके आओगे अगर, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो तो न्यूट्रल हो जाएगा मुन्ना। NH3 बाहर किसके साथ स्टेबल रहेगा? NH3 अकेला घूमता नहीं रहेगा, भाग जाएगा, है ना। मेरी बात समझ में आई? तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये वाला करेगा? क्या इसको पकड़ो, क्या ये शो करेगा? क्या सर देख लेते हैं। सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिल्कुल है, Cl माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। कैन बी एक्सचेंज्ड विद द एनायनिक लिगेंड। सर अंदर तो कोई एनायनिक लिगेंड है ही नहीं, सर ये तो NH3 है, अरे बोलो ना। तो ये Cl आयन प्रोड्यूस करेगा, अंदर कोई एनायनिक लिगेंड है नहीं, तो सर कोई डिफरेंट, नो एनायनिक लिगेंड, नो एनायनिक लिगेंड, सो सर ये वाला कभी भी आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, नहीं करेगा, खत्म होगी बात। नेक्स्ट वाले में आओ, इसमें देखो लिखता है ए सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अरे भैया नो सिंपल एनायन, कोई एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है ही नहीं, है ना। ये तो एक ही आयन है, दूसरा आयन कहां से लाओगे? कोई बाहर है ही नहीं जिसके साथ एक्सचेंज हो, कोई बाहर है ही नहीं जिसके साथ एक्सचेंज हो। भाई यहां तो क्या हो रहा था, ये जो SO4 था वो Br के साथ एक्सचेंज हो गया, तो ये बन गया, है ना। सर यहां तो कोई बाहर है ही नहीं, कोई बाहर है ही नहीं, एक्सचेंज किसके साथ होगा? तो सर ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, आयनाइजेशन। लास्ट वाला हो, ए सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां तो कोई सिंपल एनायन है ही नहीं आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सर सिंपल कैटायन है Na+, इसको किसी के साथ भी एक्सचेंज किया जा नहीं सकता। अरे बोलो ना, बोलो। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो आपको ये जो डेफिनेशन है ना भैया, ये जो डेफिनेशन है वो पता होनी जरूरी है ना। ये जो डेफिनेशन है ये पता होनी जरूरी है, ठीक है ना, समझ गए? क्लियर, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वरना नहीं होते भाई। और देखो अभी मैं और दूंगा तुम्हें क्वेश्चन, और थोड़े से और लेवल बढ़ाते हैं। आओ ये वाले क्वेश्चन करो, 4 और क्वेश्चन दे दिए मैंने तुम्हारे सामने, 4 और क्वेश्चन दिए, इनको लगाओ तुम लोग। चारों क्वेश्चन में बताओ कौन कौन से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, है ना। ठीक है, 1 मिनट में मैं आपसे वापस मिलता हूं, 1 मिनट में मैं आपसे वापस मिलूंगा। फटाफट से ये 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर दो, ठीक है, फटाफट। हाँ जी, हो गया, बताओ, देखते हैं। आओ, डज नॉट फॉलो। देखो सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूं, है ना, इसको देख लेते हैं।
सर ये है केटायन, ये है एनायन, है ना सर। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका केटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है ना। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका केटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे एक चीज बताओ, तो मुझे एक बात बताओ सर, ये कॉम्प्लेक्स तो कभी भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्यों? अभी हमने बात करा था ए सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सर यहां सिंपल एनायन नहीं है, यहां तो कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसका मतलब ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिंपल सी कहानी खत्म हो गई। ठीक है ना। आओ इस पे आओ, क्या ये कर सकता है क्या? तुम एक बात बताओ मुझे, तुम एक बात बताओ, यहां जो IR है इरिडियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो है 6। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर जो CO3 है वो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है या फिर बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है? जल्दी बताओ भाई, इसमें है क्या चीज? सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बिल्कुल है। अंदर एक एनायनिक लिगेंड भी है, बिल्कुल है। यहां पर जो CO3 है वो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है या बाइडेंटेड की तरह? CO3 एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता था, मैंने बताया था, है ना। एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता था। तो ये यहां मोनोडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है या फिर फ्लेक्सीडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है? जल्दी बताओ। या फिर बाइडेंटेड की तरह? हाँ बेटा, ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अरे भैया, बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा तभी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। देखो इथाइलिन जो होता है वो इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ये ना। तो यहां पर 4 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ईएन। तो इसका मतलब CO3 जो है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब समझना, आपने क्या किया, इस Br को एक्सचेंज कर दिया अंदर के साथ, है ना। इस Br को एक्सचेंज कर दिया किसके साथ? Cr3 के, इसके CO3 के साथ आपने ऐसे एक्सचेंज कर दिया, ठीक है ना। और आपने CO3 को बाहर ला दिया, ठीक है। आप ले आए तो आए बाहर। तो एक बात बताओ, क्या ये जो सेंट्रल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया क्या? दादा, क्या इस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया क्या? बताओ सर। सर ये जो Br है सर, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है सर, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इस हिसाब से जो यहां IR है सर, इसका तो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कर दिया। अभी हमने लिखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट शुड रिमेन सेम। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर आपने चेंज कर दिया, इस वजह से सर ये कभी भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्या जबरदस्त एग्जांपल है, मजा आ गया मतलब। बताओ है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया मजा? अरे कुछ बढ़िया सीखे हो ना भाई, आज कुछ तो बढ़िया सीखा होगा, है ना। समझ में आई क्या बात? मेरी बात समझ में आई? जो एक एक चीज लिखी हुई है ना, वो जो स्टेटमेंट में एक एक चीज लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। हाँ, जनता पलट ही जाएगी मुझे पता है। ये वाला करेगा कि नहीं करेगा शो? बताओ सर। यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है सर, +3 है, मान लिया। +3 में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा सर 6, मान लिया। 6 में से 4 जो डेंटिसिटी है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इथाइलिन डाइअमाइन। इसका मतलब यहां पर सर जो NO2 है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। NO2 जो होता है वो फ्लेक्सीडेंटेड होता है ना, NO2 फ्लेक्सीडेंटेड होता है, बाइडेंटेड मोनोडेंटेड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सर, बिल्कुल सही है। अब यहां पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है ना। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि एक सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिल्कुल है। ऑक्सिलेट आयन सिंपल एनायन है, कैन बी एक्सचेंज्ड विद एनायनिक लिगेंड। आपने क्या किया, इसको कर दिया किसके साथ रिप्लेस? लो जी, आपने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, NO2 बाहर आ गया। क्या दिक्कत है ना? दिक्कत क्या है? NO2 बाहर आ गया तो आ गया सर। ये ऑक्सिलेट जो है ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, दिक्कत क्या है सर हमें? ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बिल्कुल होता है। ऑक्सिलेट आपका फ्लेक्सीडेंटेड होता है, बाइडेंटेड भी हो सकता है, मोनोडेंटेड भी हो सकता है ना। बाइडेंटेड लिगेंड ही हम लोग इसको जनरली कंसीडर करते हैं। तो अब ये अपनी वैलेंसी को इसके हिसाब से सेट कर लेगा। सर ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो आज भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आज भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब सर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। यह है जबरदस्त चीज। यस, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यस, बहुत बढ़िया। अब सबसे लास्ट में चलते हैं। यहां पर देखिए सर, जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, देखो कितना, +3। और +3 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 6 होगा। सर कंडीशन क्या है? सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
कैन बी एक्सचेंज विद एनायनिक लिगेंड, बिल्कुल किया जा सकता है। यहां पर 5 जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको NH3 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो एक Br होगा वो यहां पर मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मैंने क्या किया, SO4 को इससे रिप्लेस करवा दिया, SO4 को आपने इससे रिप्लेस करवा दिया, लो जी SO4 को आपने इससे रिप्लेस करवा दिया, ले लो, तो ये आपका Br बाहर आ गया है ना, ये Br बाहर आ गया। बस सर जो SO4 होता है, SO4 हमने लिखा ही था सर, जो SO4 2 माइनस होता है, SO4 2 माइनस होता है सर, ये फ्लेक्सीडेंटेड होता है ना, कैसा होता है, फ्लेक्सी होता है ना, फ्लेक्सी होता है। ये -2 के साथ 2 में से एक भी शो कर सकता है, हालांकि इसकी मोनो की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेकिन बट स्टिल 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाता है, तो इस वजह से ये बाइडेंटेड भी हो सकता है ना, बाइडेंटेड भी हो सकता है। तो सर ये जो होगा, आपने अगर SO4 को यहां पर मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल सही बात है, सिंपल एनायन था बाहर, उसको आपने एक एनायनिक लिगेंड के साथ एक्सचेंज करवा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, आज भी 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट आज भी इसका +3 है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। भाई ये है, देखो ये है असली आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना। एक अभी मैंने बच्चे का कमेंट देखा कि सर हमें स्कूल में तो ऐसे नहीं पढ़ाया गया था। अब भाई देख यार, स्कूल में तेरे कैसे पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, इस पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये असली आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक्चुअल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसके इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये चीज इसको लास्ट में करवाने के पीछे मेरा लॉजिक यही है, ताकि आप अब तक सारा सब कुछ अच्छे से पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ चुके हो, है ना, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ लिया, बॉन्डिंग पढ़ ली, लिगेंड किस तरह के होते हैं, वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फ्लेक्सी कौन सा है, मोनो कौन सा है, बाई कौन सा है, ये सब कुछ सीख चुके हो। तो अब आपको ये समझने में कि भाई मोनोडेंटेड ये है, बाइडेंटेड ये है, फ्लेक्सीडेंटेड ये है, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसी वजह से आइसोमेरिज्म को मैं लास्ट में लेके आया हूं। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे उसमें आइसोमेरिज्म पहले घुसा रखा है ना, उसको पहले घुसा रखा है, लेकिन मैंने लास्ट में पढ़ाया, ठीक है, डन 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 डन, आगे चलें। ऑल राइट, तो बेटा अगर आपको ये नहीं पता ना कि फ्लेक्सी कौन सा है, बाई कौन सा है, तो एक बार वापस जाके देख लेना, फ्लेक्सीडेंटेड में एग्जांपल्स लिखवा रखे हैं, फ्लेक्सीडेंटेड में एग्जांपल्स आपको लिखवा रखे हैं, वापस देख लेना, फ्लेक्सीडेंटेड में एग्जांपल्स आप वापस लिखवा रखे हैं, वहां पर देख लेना। और अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं ना फ्लेक्सीडेंटेड की, तो जितने भी ऑक्सी एनाइन होते हैं ना, ऑक्सी एनाइंस, मैं आपको बता देता हूं, सुन लो, फिर मैं आपको वो बताता हूं, वहां पर भी मैंने बताया था, ऐसे ऑक्सी एनाइंस जिसमें 1 सेंट्रल एटम हो, है ना, जिसमें एक ही सेंट्रल एटम हो ना, वो सारे के सारे ऑक्सी एनाइंस किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे SO4 2 माइनस, ये एक ऑक्सी एनाइन है, किसका, एक ऑक्सी एसिड होता है H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका ऑक्सी एनाइन है SO4 2 माइनस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम है SO4 2 माइनस, तो ये फ्लेक्सीडेंटेड हो सकता है। जैसे NO3 माइनस, सिर्फ एक सेंट्रल एटम है ना, जैसे NO2 माइनस, एक सेंट्रल एटम है, SO3 2 माइनस, एक सेंट्रल एटम है। तो जितने भी आपके ऑक्सी एनाइंस होते हैं जिसमें एक ही सेंट्रल एटम होता है, वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड की तरह बिहेव कर सकते हैं। वापस बता दिया मैंने, है ना, थैंक यू बाद में बोल देना भले तुम। यस, आगे चलते हैं, अब आ जाओ, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमने पूरी कर ली, इससे बढ़िया क्वेश्चन और नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है ना, इससे और तगड़ा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, है ना, तुम उसकी टेंशन मत लेना। आइए आगे चलते हैं और अगली आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या नाम है जिसका, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या है लिंकेज आइसोमेरिज्म? सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको तभी देखनी है जब एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। यस, तो जब जब एम्बीडेंटेड लिगेंड आएंगे तब तब आप लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हो, है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो सर एग्जांपल देना जरा, एम्बीडेंटेड लिगेंड और कैसे आइसोमेरिज्म आएगी, है ना। देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, Cr NH3 5 NO2 और यहां लिखा मैंने Cl2, ठीक है ना। एक ये मैंने लिखा कंपाउंड Cr NH3 5 ONO Cl2, एक मैंने ये कंपाउंड लिखा है। यस, तो सर यहां पर देखो जो लिगेंड होता था NO2 उसको नाइट्राइटो N बोलते थे, ONO नाइट्राइटो
ओ लिखते थे, यहां पर सेंट्रल मेटल है। क्या इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है? चेक कर लो। क्या इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है? चेक कर लो। क्या इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है? चेक कर लो। बिल्कुल है सर, केमिकल फॉर्मूला सेम है। लिगेंड हमारा प्रेजेंट है कौन सा? लिगेंड हमारा प्रेजेंट है एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा है? एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर सेंट्रल मेटल से जो बॉन्डिंग है वो किसकी है? नाइट्रोजन की है। यहां पर डोनर कौन है दादा? नाइट्रोजन है। डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। और यहां पर डोनर कौन है सर? यहां पर डोनर है ऑक्सीजन। तो जब भी ऐसा हो एम्बीडेंटेड लिगेंड में सेंट्रल मेटल के साथ लिंकेज अगर डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, जो आपका लिगेंड है उसका सेंट्रल मेटल से लिंकेज डिफरेंट है, मतलब डोनर एटम डिफरेंट है, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में डालेंगे। क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में डालेंगे, है ना। इसका जो कलर होता है बेटा ये येलो कलर का होता है ना। ये जो सब्सटेंस है येलो कलर का होता है, और ये वाला जो सब्सटेंस है वो रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम होगा, अच्छा मुझे बताओ, अगर ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, एक बार के लिए मान लो ये अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन को फेवर करेगा? फॉरवर्ड को या बैकवर्ड को? क्या लगता है? देखते हैं, देखें। हाँ, ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये फॉरवर्ड को फेवर करेगा या बैकवर्ड को? देखते हैं, देखें कितनी जनता बता पाती है। ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड को फेवर करेगा या बैकवर्ड को? हाँ बताओ, देखें, बताओ, देखें। जल्दी बोलो। इसको फेवर करेगा, इसको फेवर करेगा। कैसे? बैकवर्ड कैसे पता लगा? अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं, अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो सेंट्रल मेटल सेम है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन सर यहां पर डोनर कौन है? डोनर नाइट्रोजन है। सर यहां पर डोनर कौन है? ऑक्सीजन है। तो अच्छा डोनर कौन होता है? नाइट्रोजन होता है ना। अच्छा डोनर नाइट्रोजन, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है ना। ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। इसके कंपैरिजन में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है लेस स्टेबल है, क्योंकि यहां पर जो लिगेंड है वो अच्छा डोनर नहीं है, लिगेंड का स्ट्रेंथ कम है। इसका मतलब ये होगा ये ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन इसकी तरफ रहना चाहेगी। सर बैकवर्ड डायरेक्शन जो होगी वो फेवरेबल होगी, है ना। ये बैकवर्ड डायरेक्शन जो होगी वो फेवरेबल है। बहुत आसान सी चीज है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर रहा। बताओ इसके कितने टोटल आइसोमर्स आप लोग बना सकते हो? टोटल लिंकेज आइसोमर्स आपसे पूछे, टोटल लिंकेज आइसोमर्स आपसे पूछे। टोटल लिंकेज आइसोमर कितने बनेंगे? सर पहली चीज तो इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन कौन से हैं? सर NO2 रहा और एम्बिडेंटेड लिगेंड HCN रहा। यस? नहीं बेटा, इसमें कोई पीओएस वीओएस नहीं देखना होता। कोई कह रहा सर इसमें भी पीओएस देखना है क्या? देखो सबसे पहला तो यही वाला है, ये वाला कंपाउंड है H2O NH3 होल थ्राइस Br, है ना। एक तो ये रहा, ये तो है ही। सर एक काम करो आप ना, दूसरी बार NO2 की जगह ONO लिख दो, है ना। ONO लिख दिया तो एक ये वाला कंपाउंड बन गया, ये दूसरा बन गया। चेक करना सर, बिल्कुल बन गया। यस सर। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करो, NO2 को NO2 रहने दो, लेकिन HCN की जगह NCS लिख दो, है ना। डोनर सल्फर है, यहां डोनर नाइट्रोजन डाल दो। मैंने कहा ठीक है भाई डाल दे। एक ये रहा NH3Br। सर एक काम करो आप, अब की बार N के साथ डोनर O ले आओ, ONO NCS H2O NH3 होल थ्राइस। लो सर एक ये बन गया। मैंने कहा भाई बिल्कुल बन गया। क्या और कोई आइसोमर बन सकता है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? तुम खुद ही सोच लो। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस फॉर्मूला, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स आप लोग बोलोगे कितने होंगे? सर 4 होंगे, है ना, इंक्लूडिंग दिस, है ना, इंक्लूडिंग दिस, इसको इंक्लूड करते हुए। लेकिन अगर मान लो तुमसे ये पूछे कि भाई इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको इंक्लूड नहीं करना, तो इसके कितने आइसोमर है? इसके 3 है ना। इसको इंक्लूड नहीं करना तो 3 है। अगर ऑल पॉसिबल पूछे सब कुछ, तब इसको इंक्लूड करना है ना। ऑल पॉसिबल आइसोमर्स का मतलब ये होता है इसको भी इंक्लूड करना है। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। मेरे हिसाब से कहानी आपको समझ में आ गई है। बताइए।
यस यस यस, हाँ लिंकेज बेटा टोटल कितने होंगे लिंकेज आइसोमर्स? 4 होंगे। क्लियर है? डन। चलिए अब इसके बाद, ये तो वो आइसोमेरिज्म बहुत आसान है, इसको पहचानना बहुत आसान है ना, इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, है ना। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। देखिए ये क्या होती है, हाइड्रेट नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रेट नाम से ही पता लग रहा है कि जो वाटर के बारे में बात हो रही होगी, है ना, वाटर के बारे में बात हो रही होगी। एक एग्जांपल से ही मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा इसको। आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है Cr H2O6 Cl3, यस Cr H2O6 Cl3, यह आपके सामने कंपाउंड लिखा है, ठीक है ना। और इसके साथ मैंने एक और कंपाउंड लिख दिया, सुनना, इसके साथ मैंने एक और कंपाउंड लिख दिया Cr H2O5 Cl Cl2.H2O, यस। और इसके साथ मैंने एक और कंपाउंड लिख दिया Cr H2O4 Cl2 Cl.H2O, ऐसे लिख दिया, .2H2O सॉरी, है ना, Cl.2H2O ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। बताइए अब यहां पर देखो सर, यहां 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? लिगेंड की तरह। सर इसमें क्या इन सबका केमिकल फॉर्मूला सेम है? चेक कर लो, क्या इन सबका केमिकल फॉर्मूला सेम है? क्या इन सबका, बेटा 4 ही तो बन सकते हैं, क्या दिक्कत हुई है? ONO के साथ HCN है तो सही, ONO के साथ NCS हो गया, ये 2 ही तो हो सकते हैं, क्या पॉसिबल, 2 ही तो हो सकते हैं। अरे कार्बन नहीं करता मुन्ना, कार्बन बीच में होता है, मतलब पढ़ क्या हो बेटा, पढ़ो अच्छे से आप। हाँ सर यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल, 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सर जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है ये फ्री सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है ना, या फिर मैं इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकता हूं। बोलो बोलो बोलो। सर यहां पर 4 ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, या फिर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। तो सर इन सबका केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या? चेक कर लो, क्या इन सबका केमिकल फॉर्मूला सेम है? सर बिल्कुल सेम है, सेम केमिकल फॉर्मूला है। और जो वाटर है, वाटर एज ए लिगेंड एंड एज ए फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट नंबर में होना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर में होना चाहिए। यहां 5 वाटर के 6 वाटर के मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, यहां पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल कर रहे हैं, एक सॉल्वेंट बन गया, 4 वाटर के मॉलिक्यूल कर रहे हैं, 2 सॉल्वेंट बन गया। यस तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है किसके हैं? हाइड्रेट आइसोमर्स के। किसके एग्जांपल है? हाइड्रेट आइसोमर्स के। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलना पड़ेगा, यस बोलना पड़ेगा, समझ में आ गई, बहुत सिंपल चीज है। और यहां पर भी वो जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम होना चाहिए, एंड योर कॉम्प्लेक्स शुड बी आयनिक। जब तक कॉम्प्लेक्स आयनिक रहेगा तभी ये वाटर के मॉलिक्यूल इस नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट के साथ या फिर उस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़े रहेंगे, है ना, नहीं तो छोड़ के भाग जाएंगे इसको। मेरी बात समझ में आई? यस तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हो गए? किसके एग्जांपल्स हो गए? सॉल्वेट आइसोमर्स के। यस एक और मैं बढ़िया चीज आपको बता देता हूं, एक और मैं बढ़िया चीज बता देता हूं कि ये जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है इट इज अ केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। ये सारे के सारे ऐसा बोला जाता है कि ये जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होती है ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एग्जांपल्स होते हैं, है ना। ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक केस होता है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, क्या लिखा है? स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, डन। अब सर इस पे क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं? आओ देखें, इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एग्जिबिट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट लिखा हो सकता है, हाइड्रेट लिखा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, है ना। हाइड्रेट तब होता है जब वाटर का मॉलिक्यूल है वो आपके किसकी तरह बिहेव कर रहा हो? सॉल्वेंट की तरह, है ना। हाँ बताइए जनाब, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सॉल्वेट आइसोमर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? बताओ देखें।
बताओ देखें, जल्दी बताइए। हाँ जी, कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं सॉल्वेट, कौन कौन से कर सकते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म? कौन कौन से नहीं कर सकते, है ना? अरे भाई देखना यार इसको, ए भगवान, इसको देख, इसको, ये वाला जो कंपाउंड है, क्या ये कर पाएगा क्या? सर यहां तो बाहर कुछ है ही नहीं, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करोगे किसके साथ? अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे भाई जब वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे यहां वाटर के 5 मॉलिक्यूल है, तो ये किसी के साथ कम भी तो होना चाहिए ना, किसी के साथ कम भी तो होना चाहिए, किसके साथ एक्सचेंज करोगे? सर ये नहीं कर पाएगा। यहां देखो सर, यहां वाटर के 4 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहां पर कोई बाहर है ही नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स आ गया। सर ये तो कॉम्प्लेक्स एनायन आ गया, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अगर एक्सचेंज करोगे तो वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं होगी, वो तो कुछ और आइसोमेरिज्म हो जाएगी, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, है ना? तो सर यहां पर भी कोई एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, इसमें कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर पाओगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं, आपने मान लो इसका एक आइसोमर ये बना दिया, ये वाला बन सकता है ना? सोच के देखो, मैंने ऐसे बना दिया, मैं OX को अंदर ले आया, सोच के देखो एक बार, मैं ऑक्सलेट आयन को अंदर ले आया, ठीक है, ऑक्सलेट आयन को अंदर ले आया, और H2O को मैंने 4 कर दिया, ठीक है ना, समझना, H2O को मैंने 4 कर दिया, ठीक है, OX को मैं अंदर ले आया, NO2 को बाहर ले आया, और एक वाटर का मॉलिक्यूल में बाहर ले आया, तो बन तो गया, देखो इसका एक हाइड्रेट आइसोमर, यस, इसका हाइड्रेट आइसोमर बन तो गया। अरे बोलो ना, इसका हाइड्रेट आइसोमर बन तो गया, डन। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? क्लियर है? तो जो 2 और 3 वाला है, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे, इनका ध्यान रखना है। ये 2 और 3 हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे, इनका ध्यान में रखना है। मतलब आपको यहां देखना है कि कहां पर आप वाटर के मॉलिक्यूल एक्सचेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बस इतना ध्यान रख लिया, काम बन गया अपना, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगली आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये वो लास्ट आइसोमेरिज्म है, यू मान लो, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना? ये वो लास्ट आइसोमेरिज्म है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? ये वो लास्ट आइसोमेरिज्म है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये अपनी गारंटी है। डन, बताओ इसके बारे में, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सारी, तुम चिंता मत करना, पढ़ेंगे हम लोग सारी, है ना? पढ़ेंगे हम लोग सारी। क्या कहता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब बात करेंगे, सुनना मेरी बात, जब बोथ कैटायनिक एंड एनायंस आर कॉम्प्लेक्स आयंस। अगर ऐसा है तभी आप लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करना। अगर आपका कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो, तभी आप लोग किसके बारे में बात करोगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करोगे। अगर नहीं है, इसका मतलब नहीं करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? सर कैसे, एग्जांपल दो जरा, आइए एग्जांपल लिख लेते हैं, सुनना मेरी बात को। हाँ, जैसे एक मैंने लिखा है पीटी NH3 4 पीटी Cl4, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, चलो बताओ, पीटी NH3 पीटी Cl4, बताइए, पीटी NH3 पीटी Cl4, बताइए। ये जो कैटायन है, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों कैटायनिक और एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, बिल्कुल हैं, तो मुझे बताओ इस एनायन पे चार्ज कितना होगा, इस कैटायन पे चार्ज कितना होगा, जल्दी से बोलो।
इस एनायन पे चार्ज कितना होगा और इस कैटायन पे चार्ज कितना होगा। भाई हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि जनरली पहले जो आता है वो कैटायनिक आता है, दूसरा जो आता है वो एनायन आता है ना। NaCl जैसे लिखते हैं यार, NaCl ज्यादा लिखते हैं ना, Na+Cl- लिखते हैं यार मेरे भाई। पहले किसको लिखते हैं, कैटायन को लिखते हैं, दूसरा किसको लिखते हैं, एनायन को लिखते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। तो अगर ये वाला PtNH3 4 ये कैटायनिक पार्ट है, ये वाला एनायनिक पार्ट है, जल्दी से बताइए इस कैटायन पे चार्ज कितना है, एनायन पे चार्ज कितना है, जल्दी बोलो कितना होगा। अरे सर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने नाम लिखे थे, IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा था ना ये। सर यहां देखो पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट, पीटी जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रही होगी। अगर इस पे +2 है तो इस पे +2 तभी आएगा जब यहां -2 होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स पे -2 है, इस कॉम्प्लेक्स पे +2 है। ठीक है सर, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है और दोनों कॉम्प्लेक्स है। तो अब क्या करना है, अगर आपको इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना है तो आप क्या करो, लिगेंड को इसके साथ एक्सचेंज करवा दो। कैसे सर, सुनो, आपने एक लिगेंड, एक NH3 जो था उधर भेज दिया, एक Cl इधर ले लिया, PT Cl3 NH3 ऐसे कर दिया। मेरी बात समझ में आई सर। ये लिगेंड आप इस तरह से एक्सचेंज कर रहे हो जब आपका सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक NH3 भेजा और उधर से 2 Cl ले आए, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी ऐसी बेईमानी नहीं चलेगी, है ना, ऐसा बेईमानी नहीं चलेगा। इधर से अगर एक NH3 गया, इधर से एक ही Cl आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट शुड रिमेन सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर शुड रिमेन सेम। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, आज भी PT +2 होगा, और आज अगर PT +2 लाना है तो इस पे -1 आएगा और ये वाला +1 होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया चीज है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर एक और बनाते हैं। सर आप एक NH3 को और भेज दो उधर। सर एक NH3 को और भेज दो, एक Cl और ले आओ। मैंने कहा ले आ। सर फिर इधर भी Cl ट्वाइस हो जाएगा और NH3 ट्वाइस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों, जल्दी बताओ। ये इसलिए कंसीडर नहीं किया जाएगा सर बिकॉज, सर देखो ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो सर यहां इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है ना सर, इस कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज 0 होगा। ओहो सर, अगर 0 चार्ज हो गया ना तो इसका मतलब ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ, ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये न्यूट्रल हो गया है। ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स जो है वो आयोनिक होने जरूरी है। कॉम्प्लेक्स शुड बी आयोनिक, है ना। तो अगर ये दोनों न्यूट्रल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों रहेंगे, ये तो अलग अलग भाग जाएंगे। ये अलग तरीके से एग्जिस्ट करेगा, या अलग अपना एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब सर इस कॉम्प्लेक्स को इनका कोऑर्डिनेशन आइसोमर कंसीडर नहीं कर सकते, इनका कोऑर्डिनेशन आइसोमर कंसीडर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई। चार्ज रहना जरूरी है कॉम्प्लेक्स पे। तो सर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कर देते हैं, एक NH3 को मतलब एक NH3 और भेज देते हैं, एक Cl और ले आते हैं। चलो एक और बना देते हैं PT। सर एक NH3 इधर रहने देते हैं, एक Cl और ले आते हैं उधर से, और सर अपना जो NH3 था उसको दे देते हैं। ये लो NH3 इधर 3 हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा। क्या दिक्कत है सर। तो मैंने कहूंगा मेरे भाई तू देख, ये तो सेम हो गए, ये देख तो सही, ये तो दोनों सेम हो गए। अरे हाँ सर, ये तो दोनों सेम हो गए, मतलब है ना, ये दोनों सेम हो गए। तो मतलब इसको वापस कंसीडर नहीं करना है ना, 2 बार मत गिनना है। हाँ भाई, 2 बार मत गिन लियो, निपट जाओगे वरना, है ना। 2 बार नहीं गिनना है, रिपीट हो गया। तो अगर आपसे इसमें पूछे कि इसके ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, है ना, इसके ऑल पॉसिबल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ऑल पॉसिमर्स आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे 2। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, डन, समझ गए। इसके कितने ऑल पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, 2। अरे बोलो ना यार, क्या मेरी बात समझ गए क्या आप। यस यस यस, पक्का। चलो एक और एग्जांपल देते हैं फिर। आओ सर, और एग्जांपल दे दो एक, लिखो, इसमें बताना मुझे इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं। फिर अगला एग्जांपल दे दिया है मैंने, PT NH3 4
PTNS3 4 CuCl4 बनाओ जी, जल्दी से बना लो, जल्दी से बनाओ। इस केस में कितने बनेंगे? इस केस में टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ। अरे बेटा 1 रह गया तो कर लेना ना यार खुद से, क्या तुम यार मतलब ऐसे तो जान ले लेते हो, मतलब वो इतना सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, आप खुद से नहीं कर सकते क्या? है सर एक सवाल फर्स्ट रह गया था, हाँ कोई बात नहीं, रह गया था, तुम निपटाओ उसको, तुम ही निपटाओ, तुम ही निपटाओ उसको। बताओ जी कितने बनेंगे? ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स मतलब सब कुछ गिनना है, इसको भी गिनना है। ऑल पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो। आओ सर बनाते हैं। देखो सर पीटी जो है ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका मतलब सर इस कॉम्प्लेक्स पे -2 रहा होगा, इस कॉम्प्लेक्स पे +2 रहा होगा, और +2 है, ये सारा +2 पीटी पे आएगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है सर। आप क्या करो, एक NH3 उधर भेज दो, एक Cl इधर ले आओ। सर यहां जो NH3 है वो 3 रह जाएगा, और यहां पर जो Cl है वो 1 रह जाएगा। कोई बात नहीं सर, इधर CuCl जो है वो 3 रह जाएगा, और एक NH3 और चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आज ना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका +2 रखना है तो यहां -1 चार्ज लगाओ और इस पे +1 चार्ज लगाओ। मैंने कहा ठीक है भाई लगा दिया, क्या दिक्कत है। और देखो सर एक काम और करो, आप NH3 एक और NH3 भेज दो सर उधर। मैंने कहा ले भेज दे, ये Cl2 हो गया, और सर इधर भी CuCl ट्वाइस और NH3 ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन सर ये जो कॉम्प्लेक्स है इस केस में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, इस पे चार्ज खत्म हो गया, इसका मतलब इसको नहीं गिनना है, का मतलब इसको नहीं गिनना है, नहीं गिनना है, नहीं गिनना है। ठीक है बहुत अच्छी बात है। और देखो तो सर एक काम करो, और आप एक और NH3 भेजो उधर। ले भाई भेज दिया। Cl3 इधर एक ही Cl रह गया है और 3 NH3 हो गए। क्या ये रिपीट हुआ है क्या? चेक करना जरा, क्या ये रिपीट हुआ है क्या? सर नहीं रिपीट हुआ है। सर देखो आज जो सेंट्रल मेटल है दोनों में अलग अलग है, इधर पीटी इधर Cu। रिपीट तब होता जब इधर पीटी होता। सर इधर पीटी है इधर Cu है, सर रिपीट नहीं हुआ है। सर इसका मतलब ये अलग से बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप इस पे चार्ज देखोगे, इस पे बेटा +1 है, इस पे अगर +2 है, इसका मतलब यहां पर -1 है ना, और इस पे +1 है। ठीक है अच्छा सर, तो फिर तो अब मजा आ गया। एक Cl और ले आओ सर उधर से, और अपना NH3 साला उधर भेज दो। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, ये हो गया सर। आज इस पे जो चार्ज है वो +2 हो गया है, इस पे जो चार्ज है वो +-2 हो गया है। लिखा तो सही था क्या? उल्टा लिख दिया मैंने, मुझे लग रहा है। हाँ उल्टा लिख दिया बेटा, चार्ज उल्टा लिख दिया भाई, चार्ज उल्टा लिख दिया है, चार्ज उल्टा लिख दिया। देखो ना, अरे भैया इस पे +2 कब आएगा? जब x -1 इज इक्वल टू +1 होगा, है ना। चार्ज उल्टा कर दिया था हमने, इसको उल्टा लिख लेना, उल्टा लिखना, प्लस पहले लिख देना माइनस। तो ऑल पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो गए? 4 हो गए। ऑल पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो गए? 4 हो गए। बताओ ये समझ लिया क्या तुमने? बोल नहीं रहा तुम में से कोई, मतलब समझ में आ गया तुम्हें? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे बोल दो, सही कह रहा हूं क्या? डन, पक्का? बस ठीक है। हाँ मतलब इसको उल्टा लिख लेना यार, प्लस पहले लिख लेना माइनस बाद में। अरे समझने के लिए तो यार सही है ना, समझने के लिए तो सही है ना, क्या दिक्कत है? यस आओ जी, अब आ जाओ आगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। किस में दूंगा? होमवर्क में दूंगा। आओ जी, होमवर्क के 2 क्वेश्चन आपके सामने। ऑल पॉसिबल आइसोमर्स आपको बताने हैं, ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सॉरी है ना, ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये हम लोग कौन से आइसोमर्स निकाल रहे हैं बेटा? ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स निकाल रहे हैं। कोई ये ना बोल दे कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स में, है ना, कोई ये ना बोल दे साहब ऑल पॉसिबल आइसोमर्स में इसमें आपने ज्योमेट्रिकल न्यूमेरिकल कंसिडर नहीं किए थे, है ना। वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बताने। किस किस का? एक दे रखा आपको Cr NH36 Cr CN6, है ना, ये बताना है। दूसरा Cr NH36 CO CN6, है ना, ये दोनों। इनके सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन, है ना, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है ना भाई। देखो इसका वो भी बनेगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इसका वो आइसोमर भी बनेगा ना, कौन सा?
अरे सीएन का एनसी लिंकेज आइसोमर भी बनेगा, है ना, लेकिन हमें वो नहीं बताना, हमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको होमवर्क को खुद से करना। आगे चलते हैं और अगली आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जनरली मैं आपको बोल देता हूं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं तक पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर तक, है ना। अब ये वाली जो है मतलब वो तो ठीक है, अब लिखी है तो इनको पढ़ लेते हैं, और इनके बारे में आपको टेंशन लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, है ना, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। बेटा डीपीपी मिला तो था, कल भी मिला था, आज भी मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। हाँ आओ देखो, तो ये कोऑर्डिनेशन, अब ये बहुत आसान है, मैं एक एक एग्जांपल दूंगा और खत्म करूंगा, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा। ये जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये तब शो होती है जब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हो। कैसे हो? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हो, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हो या फिर ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, एक ही तो बात होगी, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस या फिर ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस या फिर पॉलीन्यूक्लियर ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल होना जरूरी है, एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल होना जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं, नहीं मिली थी क्या कल? क्या बात करते हो, कल नहीं मिली थी तुम्हें डीपीपी? अरे मैंने तो परसों भेज दी थी डीपीपी। चलो मैं डलवाता हूं, देखिए, ठीक है ठीक है, मैं डलवाता हूं, मैं चेक करता हूं क्या हुआ, मैं चेक करता हूं। हम्म। है ना, मैं भिजवाता हूं, चलो अभी तुम्हारे सामने ही कॉल लगा देता हूं मैं, अभी तुम्हारे सामने ही कॉल लगा देता हूं मैं। रुको रुको रुको, क्या नाम है मैडम का? अभी लगा देते हैं कॉल तुम्हारे सामने ही। हाँ जी, हेलो। आइए आइए, हाँ आइए, हो जाएगा हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। देखो जी, तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मैंने एग्जांपल लिखा है NH3 4, है ना, यहां लिखा है CO, यहां OH, यहां OH, CO, NH3 ट्वाइस, Cl ट्वाइस, ठीक है। ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्या ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है? चेक करो, क्या ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है? अरे बोलो, क्या ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आप क्या करो, इधर से NH3 हटाओ, एक NH3 इधर ले जाओ और एक Cl उधर से इधर ले आओ, है ना। NH3 तो 3 हो जाएगा, एक Cl आ जाएगा, ठीक है सर। ये रहा CO, OH, OH, ये रहा CO, इधर हो गया सर क्या, NH3, NH3 3 हो गया सर, है ना, NH3 3 हो गया सर, एक हो गया Cl, ठीक है, और SO4,
यस SO4। सर एक और NH3 ले जाएं क्या उधर? अरे मुन्ना एक और NH3 चला गया ना तो NH3 4 हो जाएगा, वो तो यही बन जाएगा वापस, है ना, वो तो यही बन जाएगा, वो तो यही बन जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात? तो हो क्या रहा है, जब भी आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ जाए, जब भी आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ जाए, उस पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में अगर दो सेंट्रल मेटल हैं, उसमें आपस में अगर लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है ना, ये तो चीख चीख के तुम्हें कहेगा कि मैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन हूं, मैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन हूं, क्योंकि तुम्हें कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा उसमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल रहेंगे, है ना। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो ना, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, देखो OH ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। डन। तो बहुत आसान है ये तो, है ना, आपस में लिगेंड एक्सचेंज करवाने बस दो मेटल के पास। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एक आइसोमेरिज्म के बारे में और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लिगेंड आइसोमेरिज्म, है ना। 2 मिनट और लूंगा मैं तुम्हारे भाई, 2 मिनट और लूंगा मैं, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, है ना। इतना सा तुम थोड़ा सा वेट कर लेना, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। आइए मैं आपके सामने, ये आइसोमेरिज्म है, लिगेंड आइसोमेरिज्म, इस पे भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है एक्चुअली। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा है CO NH3 4 PN3+, और एक और एग्जांपल लिख दिया CO NH3 4 TN3+। अब ये PN TN दोनों आपको लिखवा रखे हैं, यस, है ना, PN TN दोनों आपको लिखवा रखे हैं। सर PN क्या होता है? प्रोपाइलिन डाइअमाइन, ये देखो लिखवाया था तुम्हें, प्रोपाइलिन डाइअमाइन। देखो ये होता था इथाइलिन डाइअमाइन, ये क्या होता था सर? ये होता था इथाइलिन डाइअमाइन। सर इसका एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दीजिए, ये बन गया प्रोपाइलिन डाइअमाइन। क्या बन गया? प्रोपाइलिन डाइअमाइन। यस सर ये है TN। TN क्या? ट्राई मिथाइलिन। देखो एक मिथाइलिन, दो मिथाइलिन, तीन मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन डाइअमाइन। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों लिगेंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है? क्या इन दोनों लिगेंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है? चेक करना, क्या इन दोनों लिगेंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या? हाँ जी, हाँ जी, चेक करो, क्या इन दोनों लिगेंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है? ये मेटल है ना, और ये वाला जो है ये है ये वाला। क्या इन दोनों लिगेंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है? सर सेम ही लग रहा है। और सर ये लिगेंड जो है ना, ये आपस में, सर ये जो लिगेंड है ना, ये आपस में ही आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। देखो ये लिगेंड लिगेंड ही आइसोमेरिज्म खेल रहे हैं, है ना, ये लिगेंड लिगेंड ही आइसोमेरिज्म खेल रहे हैं। दो NH2 1 2 पोजीशन पे लगे हुए हैं, और यहां दो NH2 1 3 पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो अगर मान लो आपका लिगेंड में खुद में आइसोमेरिज्म हो, अगर आपका लिगेंड खुद पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो जो ऐसे दो आइसोमर्स बनेंगे, इन दो आइसोमर को एक दूसरे के लिगेंड आइसोमर बोला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? लिगेंड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला सेम है, और लिगेंड खुद आपस में आइसोमेरिज्म खेल रहे हैं। ये देखो ये खेल रहे हैं जैसे। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस। तो ऐसे आइसोमर्स को आप लोग बोल दोगे लिगेंड आइसोमर्स, है ना। इसके बारे में सच कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इतना सा ध्यान रखें। डन। यस यस यस, ठीक है क्या? ये तो एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखी है आइसोमेरिज्म्स। आसान है ना, आसान है ना? अरे बोलो। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक अलग से आइसोमेरिज्म और है जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। ये एक्चुअली इसको आइसोमेरिज्म कहना ही गलत है। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? कुछ मिसिंग नहीं है बे। हाँ, तुम्हारा दिमाग मिसिंग है मुझे लग रहा है। हाँ, ये जो आइसोमेरिज्म है सबसे लास्ट वाली पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इसको आइसोमेरिज्म गलत कहना ही गलत है। इसी वजह से मैंने इसको कोई टाइप नहीं लिखा है ना। देखो मैं 6 तक ही रुक गया हूं, मैं 6 तक ही रुक गया हूं, इसका 7वां टाइप नहीं लिखा है। तो सर ये आइसोमेरिज्म नहीं है तो इसको पढ़ा क्यों रहे हो? इसको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मार्केट में चल रहा है ना, बहुत सारी बुक्स में भी दिया हुआ है ये, ठीक है ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ये है क्या सर? फिर मैं आपके सामने दो कंपाउंड लिख रहा हूं, देखना, PTNS3 ट्वाइस Cl ट्वाइस। एक मैंने ये कंपाउंड लिखा है, और एक कंपाउंड लिखा है PTNS3 PTCl4। सर ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला ही डिफरेंट है। दिस इज नॉट द ट्रू आइसोमेरिज्म, ये ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आइसोमर्स इज डिफरेंट। इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला है, और अगर डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला आ गया तो फिर उसको आइसोमर कह ही नहीं सकते, है ना। तो सर फिर इसमें सेम क्या है? इसमें सेम क्या है? इसमें सर सेम है
सेम है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है? सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इसमें सेम क्या है दादा? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है ना सर? कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है? चेक करो सर, यहां एक पीटी, 2 NH3 2 Cl2 है। यहां पर सर 2 पीटी, 4 NH3 और 4 Cl4। रेशियो निकालो 1:2:2। यहां पर भी 1:2:2। देखना ना जरा, पीटी NH3 और Cl का रेशियो 1:2:2 है। यहां पर भी रेशियो 1:2:2 है। सर रेशियो सेम है, सर रेशियो सेम है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है, दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं उनको पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स कहा जाता है ना। हालांकि ये अपने आप में ट्रू आइसोमरिज्म नहीं है ना। हाँ, सूडो आइसोमरिज्म इसको आप लोग कह सकते हो। बोलिए, ठीक है, डन? बताइए बताइए, डन? यहां तक हो गया? हो गया, हो गया, हो गया भाई लोगों, पक्का ना? तो ये ठीक है, लास्ट वाली 2-3 आइसोमेरिज्म हमने ऐसे ही पढ़नी है। ठीक है, हमें समझ में आ जाना चाहिए, हमें समझ में सब कुछ आ गया। अगर इन पे कभी क्वेश्चन भी आएगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है ना। ज्यादा क्वेश्चन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पे आते हैं, फिर साथ साथ वो तुम्हारा वो जो आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इस पे आता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म इस पे आता है, या फिर कोऑर्डिनेशन पोजीशन इस पे पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन पे पूछा जा सकता है ना, बाकी नहीं पूछा जाता। होमवर्क आपका, ये आपका पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, उससे कीजिएगा। आज आपको डीपीपी मिल जाएगी, हो सकता है कल वाली डीपीपी आज अपलोड हो जाए, तो हो सकता है 2 डीपीपी मिल जाए आपको। ठीक है ना, डीपीपी मिल जाएगी, मॉड्यूल मैंने बता दिया। और अगली क्लास में रिविजन करके आइएगा भैया, रिवीजन करके आइएगा अच्छे से, बिकॉज अगली क्लास में और धूम मचाने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, मजा। ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में जोरदार जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कल है संडे, सारे लोगों का अगर कोई भी बैकलॉग बचा है, कुछ होमवर्क नहीं किया है, तो कल वाले दिन बैठ के निपटा लेना। कल वाले दिन बढ़िया ढंग से बैठ के निपटा लेना, रिवीजन कर लेना। ठीक है, ऑलराइट। चलिए फिर आज का सेशन खत्म करते हैं दादा, ज्यादा ले लिया मैंने, 5-7 मिनट ज्यादा हो गए एक्स्ट्रा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, लेकिन खत्म कर दिया टॉपिक में ना, इसीलिए लिया। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।